गुरुकुल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स है जो 2016 का है, सितंबर का। ठीक है, जो सितंबर में पूछा गया था सामाजिक अध्ययन के बारे में। ठीक है, आप लोग कृपया पेशेंस बना के देखिए और जहाँ कहीं भी त्रुटि लगे तो आप कृपया फ्री होकर कमेंट कीजिए। ठीक है, इसमें कोई संदेह करने वाली बात नहीं है, आप निसंकोच कमेंट कर सकते हैं और वहाँ सुधारा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 31 नंबर प्रश्न से लेकर 90 तक। ठीक है, जो कि सोशल साइंस है और पेपर 2 के लिए है, सीटेट पेपर 2 के लिए, कक्षा 6 से 8 के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे और कोशिश करेंगे हर एक पॉइंट को डिस्कशन करने के लिए। चलिए 31 नंबर प्रश्न से चलते हैं। क्या है, देखिए, जो हिंदी मीडियम वाले हैं कृपया करके इधर दायां साइड देखें, इंग्लिश मीडियम वाले कृपया यहाँ से देखें। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करते हैं। आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। ठीक है, इनमें से आपको सबसे उपयुक्त जो है वही प्रतिक्रिया चुनना है। देखिए, इसका सबसे उपयुक्त होगा सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। ठीक है, क्यों आयोजन करूंगा इसको समझ लीजिए। क्योंकि विद्यार्थियों में पूर्वाग्रह उनके अपने सामाजिक कारणों से हो सकता है, इसलिए इसका क्या आंसर होगा, एक। क्या होगा, एक। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की तरफ। एक बात और बता देना चाहता हूँ, वीडियो को ढूंढने के लिए आपको TRAHUL 062 पे सर्च करना होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए 32 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों A, B और C में से सबसे उपयुक्त उपायों का चुनाव कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, इसका क्या आंसर होगा देखते हैं। व्यक्ति अध्ययन, परिभाषाएं, दृश्य सामग्री, ये क्या होगा, तीनों सही होगा, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, A। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 33 नंबर प्रश्न की तरफ। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम का ख्याल रखा गया है, तो कृपया करके आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाला कृपया यहाँ देखिए, यहाँ नंबरिंग है, आप देख सकते हैं। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग क्या होता है। देखिए, सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 34 नंबर प्रश्न की तरफ। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। ठीक है, उससे क्या होगा, एक मोटिव मिलेगा वीडियो बनाने के लिए और एक अच्छा से जल्दी वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, 34 नंबर क्या है, सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है। मेरे प्यारे साथियों, इसका जवाब होगा विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, यहाँ इनकरेज है ना, ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। जैसे इसको देखिएगा आप फटाक से ना सही कर दीजिएगा। ठीक है, रिकॉल जो है ये सब रॉन्ग है, और रैंक निर्धारित ये सब मतलब एक तरफ से निगेटिव वर्ड है। अंक देकर प्रेरित करना ये सब निगेटिव वर्ड है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 35 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। क्या कहता है, इतिहास आपके लिए सहायक होगा। कब सहायक होगा मेरे प्यारे साथियों, देखिए, वर्तमान का कैसे विकास हुआ ये समझने, यहाँ सही है। हमारी भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधियों को समझ, ये भी सही है। अतीत से वर्तमान से तुलना करने में सहायता, बिल्कुल सहायता होता है। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीनों सही, तो A, B और C क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 36 नंबर। ठीक है, वीडियो को देखते देखते आप लोग क्या कीजिए, लाइक करने में कोई रुपया नहीं लगता है आप लोगों का। ठीक है, तो आप लोग लाइक कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए 36 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना करवाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा उपन्यास। ठीक है ना, उपन्यास क्या है, एक प्राथमिक स्रोत नहीं है। ठीक है, बल्कि ये सब जितना भी है ना वो सब क्या है, प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए समाचार पत्र, ये मौखिक इतिहास, आत्मकथाएं, ठीक है, ये सब क्या है, फोटोग्राफी, भाषण आदि सब होते हैं प्राथमिक स्रोत। ठीक है, अब हम चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की तरफ। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को प्राथमिक में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में केवल राजनीति ये हो सकता है, भूगोल हो सकता है, इतिहास हो सकता है। ठीक है, यही सामाजिक विज्ञान में शामिल हो सकता है, मनोवैज्ञानिक को इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। अब हम चलते हैं 38 नंबर प्रश्न की तरफ। जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों का पर कोई वर्णन दिया जाता है, तब सामाजिक विज्ञान शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वे क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्यपरक निर्णय ले सके।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर। चलिए हम चलते हैं 39वें प्रश्न की तरफ। क्लियर हो रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है ना? हाँ, 39 नंबर देखते हैं क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा, यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। क्या होगा? विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि बनी रहती है, इसीलिए। ठीक है, 39 क्या होगा? पहला आंसर। अब हम चलते हैं 40वें प्रश्न की तरफ। सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा परस्पर आदर। देखो, एक दूसरे को आप जितना रिस्पेक्ट देंगे उतना क्या होगा, आप उनके लिए अच्छे होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 41वें प्रश्न की तरफ। एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशियों के स्रोतों का पता लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा काउंसलरों के साथ भेंट वार्ताएं सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त विधि है। ठीक है, भेंट वार्ता। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 42 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा जलाशय का वितरण। ठीक है, पाई आरेख जो है जलाशयों का वितरण के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 43 नंबर प्रश्न की तरफ। 43 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या है? मेरे प्यारे साथियों, ये है ग्लोब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं 44 नंबर प्रश्न की तरफ। एग्जाम को देखते हुए जल्दी में वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, उससे एक अलग ही ऊर्जा मिलता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए देखते हैं फिर से एक बार। देखिए 44 नंबर फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? दो विषयों ए और बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा के लिए सही विषय का चुनाव कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, क्या है? श्रम की महत्ता, गृह व्यवस्था के उत्तरदायी, ये दोनों क्या होगा? प्रासंगिक होगा। ठीक है, ये दोनों क्या है? संप्रासंगिक होगा, इसलिए क्या ऑप्शन होगा? 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 45 नंबर प्रश्न की तरफ। विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? मेरे प्यारे साथियों, ये होगी स्रोत विधि, सोर्स मेथड। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि इतिहासकार ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर ही इतिहास का निर्माण करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 40 नंबर प्रश्न की तरफ। आप लोग कृपया वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बस इतना ही करना है आप लोगों को। आपके लिए मैं पूरा सेशन अपलोड कर दूंगा, चाहे जो होगा, रात को जागना पड़े, दिन को जागना पड़े, कुछ भी करना पड़े। ठीक है, चाहे भूतों से मुकाबला करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, बस लाइक नहीं रुकना चाहिए, सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए अब चलते हैं कारखाना के बारे में पढ़ने के लिए। कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या होगी? मेरे प्यारे साथियों, ये होगी किसी औद्योगिक कारखानों की यात्रा आयोजित करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 47 नंबर प्रश्न की तरफ। ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया है। देखिए, यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, बिल्कुल नहीं लिखा गया था। अब जानते हैं ऋग्वेद के बारे में, देखो इसका बारे में डिटेल, क्योंकि इसको भिविया लगा लो। ठीक है, भिविया लगा लो, एकदम घुमा के पूछता है। अब इसके बारे में पूरा डिटेल समझते हैं। देखिए, ऋग्वेद का समय जो था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। ठीक है, याद रखना, प्राकृतिक भाषा है वो गलती से नहीं, सही लगा देना। किस भाषा में की गई थी रचना? संस्कृत भाषा में की गई थी। और एक चीज, ऋग्वेद में 1028 मतलब 1028 सूक्त है, जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ठीक है, अब हम जानते हैं ये क्वेश्चन क्या क्या है। यह 3500 वर्ष पूर्व ने बिल्कुल नहीं लिखा था। कब लिखा गया था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य। इसकी रचना प्राकृतिक में बिल्कुल नहीं है, किस में है? संस्कृत में है। इसमें 1000 से अधिक बिल्कुल है, प्रार्थना है,
कितना है 1028, ठीक है, 1000 से अधिक प्रार्थना है। चलिए अब हम इसका क्या होगा, सी सही है, ए और बी गलत है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 48वें प्रश्न की तरफ। मनौकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किस में स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, यह है प्रशांत महासागर। चलिए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। देखिए, इस पर्वत की ऊंचाई सागर तल से 4200 मीटर है तथा सागर नितल से 9140 मीटर ऊंची है। यह पर्वत जो है, ठीक है, यह जो मौनकी पर्वत जो है, यह पर्वत विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है। ठीक है, मौनकी पर्वत की ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए इस प्रकार के पर्वत जो है कहाँ पाया जाता है? ये पर्वत जो है सागर द्रोणियों एवं महाद्वीप निगमों तटों पर पाया जाता है। ठीक है, इनके तटों पर पाया जाता है। अब चलते हैं 49वें प्रश्न की तरफ। क्या है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग सिर्फ लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वो जो लाल वाला है ना, उस पर चाहे आपको जो करना है, मुक्का मारना है, कुछ भी करना है, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ठीक है, आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग रहेंगे तब ना वीडियो और बनाएंगे। चलिए 49 नंबर पर आते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्या है? विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेख करता है। देखिए, विनय पिटक जैसे ही आए तो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। ठीक है, अब इसके बारे में पूरा डिटेल देखिए। ये भी, इसको भी वीवीए लगा लीजिए, ये भी घुमा घुमा के पूछता है। इसके बारे में हम अच्छा समझते हैं। देखिए, विनय पिटक जो है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ होता है। बौद्ध धर्म में 3 पिटक जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। पहला होता है विनय पिटक, दूसरा होता है सुक्त पिटक। आप लोग इसको धीरे धीरे पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर सुनिए। बौद्ध दर्शन में 3 पिटक होते हैं, जैसे उसको क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, इसमें क्या होता है? इसमें बौद्ध भिक्षु संत के लिए बनाए गए नियम दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। विनय पिटक में क्या दिए जाते हैं? नियम दिए जाते हैं भिक्षु संत के लिए। दूसरा है सुत्त पिटक, इसमें क्या दिया जाता है? इसमें तर्क एवं समाधों के रूप में भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह है। यहाँ तक हो गया। तीसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें धर्म और उसके क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 50 नंबर प्रश्न की तरफ। पटवारियों लेखापालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? मेरे प्यारे साथियों, देखिए ये जो है तहसीलदार करता है। ठीक है, ये जो है पटवारी राजस्व कर्मचारी होते हैं। क्या होते हैं? पटवारी राजस्व कर्मचारी होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 51 नंबर प्रश्न की तरफ। एक सेकंड। महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा, इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? दफन करने के लिए। अब इसको हम थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखो क्या होता था ना, प्राचीन काल में जो है महापाषाणों का प्रयोग जो सब पता चल ही गया, सबों को क्या कहते हैं? दफन करने के लिए जगह किया जाता है, चिन्हित करने के लिए। ये लोग अपने पूर्वजों के शवों के पास इस प्रकार के बड़े बड़े पत्थर का उपयोग किया करते थे। साथ ही भारत में इस प्रकार के महापाषाण दक्षिण भारत में प्राप्त होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 52 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा पोताश्रय तरंगे। देखिए इसके बारे में जानना जरूरी है, इसको भी आप वीवीए कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, भूकंपीय तरंगे कौन कौन होते हैं? देखिए भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होते हैं। पहला प्राथमिक कहो या लंबवत कहो, लंबात्मक तरंगे। ठीक है, इसे पी तरंगे भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंगे। क्या होता है? अनुदैर्ध्य। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, अनुदैर्ध्य बोलिए या गौण बोलिए, इसको एस नाम से भी ऐसे सुनिए। एक होता है पी तरंगे, एक होता है एस तरंगे, एक होता है एल तरंगे। पी तरंगे को प्राथमिक या लंबात्मक तरंगे कहते हैं। एस तरंगे को क्या कहा जाता है? गौण या अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। और एल तरंग को क्या कहा जाता है? धरातलीय तरंगे। ठीक है, इन्हें एल कहो या धरातलीय कहो। यह पृथ्वी के ऊपरी भाग को
ठीक है, ये जो है एल तरंग ये पृथ्वी के ऊपरी भाग को प्रभावित करती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं मेरे प्यारे साथियों 53 नंबर के आसपास। आप लोग प्लीज लाइक करते रहिए। ठीक है, बहुत ठंडा इधर पड़ रहा है, क्या बताएं, जान बचना मुश्किल है। एडुसेट से क्या अभिप्राय है मेरे प्यारे साथियों? देखिए, इसके बारे में हम जानते हैं, उसके बाद इसका ऑप्शन ढूंढते हैं। ठीक है, एडुसेट जो है मानव निर्मित मतलब मानव के द्वारा बनाया गया भारतीय उपग्रह है। ठीक है, इस उपग्रह को शैक्षणिक उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है और यह GSAT-3 है। साथ ही इसकी स्थापना जो है इसरो ने 2004 में की। इसका प्रक्षेपण शिक्षण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है और इससे भारत में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से चलाने में मदद मिलेगा, इसीलिए इसका निर्माण किया गया। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर होगा मेरे प्यारे साथियों? यह एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 54 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित परिमंडलों में से किस में मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्यक में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? मेरे प्यारे साथियों, ये होता है, क्या होता है? ये होता है, एक सेकंड रुकिए, उसके पहले समझने की कोशिश करते हैं। मानव सहित जितने भी जीव जंतु सब है वो कहाँ पाया जाता है? वो क्या स्थल मंडल में पाया जाता है। ठीक है, देखिए, संपूर्ण पृथ्वी का संपूर्ण बाहरी परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। साथ में पृथ्वी पर 29% भाग पर ही स्थल मंडल है और 71% भाग पर जो है जलमंडल है। क्या है? जलमंडल। यहाँ तक क्लियर हो गया है। इससे भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको नोट कर लीजिए। 29% भाग पर स्थल मंडल है, 71% भाग पर जलमंडल है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की तरफ। भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट सेलों से बना है, निम्नलिखित में से सेलों के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ये आता है बहिर्भेदी आग्नेय सेल। ठीक है, क्या आता है? बहिर्भेदी आग्नेय सेल। देखिए, ज्वालामुखी के उद्भेदन के समय मैग्मा के धरातल पर आकर ठंडे होने से जो चट्टान बनता है उसे क्या कहा जाता है? बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान सेल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। इस चट्टान के रवेद बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे होते हैं। बेसाल्ट इस चट्टान का अच्छा उदाहरण है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 56 नंबर प्रश्न की तरफ। दिखाई दे रहा है ना साफ साफ? निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? मेरे प्यारे साथियों, देखिए, ये जो है पठारी भाग में। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। देखिए, पठारी भागों में खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है। इन पठारी भागों में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, जैसे कोयला के निक्षेप गोंडवाना सेल समूह में है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 57 नंबर प्रश्न की तरफ। 57 नंबर प्रश्न क्या है? लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, देखिए, पहला क्या है? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में अब लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरी देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा क्या है? सरकारी नियमित चुनावें द्वारा बदली जा सकती है। बिल्कुल, 5-5 वर्ष से होता है ना सरकार, सब वो बदली जा सकती है ना। तो क्या होगा इसमें? दोनों सही है। इसका होगा ए और बी दोनों सही है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की तरफ, 58 नंबर प्रश्न की तरफ। सॉरी, ठंड के कारण थोड़ा जुबान भी फिसल जाता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चार बाग का एक स्थल नहीं है? मेरे प्यारे साथियों, यह होगा कुवत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बारे में पूरा डिटेल जानते हैं। देखिए, इस मस्जिद का निर्माण जो है दिल्ली सल्तनत शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जबकि हुमायूं का मकबरा, शालीमार बाग, लाल महल बारी मुगल चार बाग का एक स्थल है। चार बाग परंपरा की शुरुआत अकबर के समय हुई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। किसके समय हुई? अकबर के समय। अकबर के शासनकाल में निर्मित भवनों में हुमायूं का मकबरा सबसे महत्वपूर्ण है। इस मकबरे में चार बाग पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ठीक है, चार बाग फारसी सेलों में बाग का खाका होता है। एक वर्गाकार बाग को क्या कहा जाता है? चार छोटे भागों में 4 पैदल पदों में बांटा जाता था, जिसे चार बाग कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 59 नंबर प्रश्न की तरफ। भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेरे प्यारे साथियों,
ये होगा संवैधानिक दिशा निर्देश के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। देखिए इसके बारे में हम पूरा डिटेल से समझते हैं। देखिए पंचायती राज प्रणाली को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। पहला स्तर है जिला परिषद, दूसरा स्तर है पंचायत समिति, तीसरा स्तर है ग्राम पंचायत। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इस प्रकार पंचायत समिति पंचायत राज प्रणाली में द्वितीय स्तर पर, कितने स्तर पर? पंचायत समिति दूसरे स्तर पर। ग्राम पंचायत सचिवों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, ना कि चुनाव के माध्यम से। ग्राम पंचायत की अवधि कितना वर्ष की होती है? 5 वर्ष की होती है। देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं मेरे प्यारे साथियों 60 नंबर के प्रश्न पे। आप लोगों को कहीं भी अगर त्रुटि लगे तो निसंकोच कमेंट कीजिए, ठीक है, उससे हमको खुशी मिलेगी। ठीक है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है? मेरे प्यारे साथियों ये होगा कबीर। ठीक है, इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी देखिए क्या है। कबीर जो थे 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। ठीक है, वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानश्री निर्गुण शाखा की काव्य धारा के प्रवर्तक थे। कबीर के विचार कविता उपदेश का विशाल संग्रह बीजक और पंचवाणी में प्राप्त होता है। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 61 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मेरे प्यारे साथियों इसका सही होगा, देखिए सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे क्योंकि थ्योरी कंप्लीट होगा तो आप लोग ऑप्शन से खुद ही बना लोगे। देखो गढ़कटंग जो है मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण राज्यों में से एक राज्य था। ठीक है, यह मध्य प्रदेश में अवस्थित गौंड साम्राज्य था। ठीक है, कौन से स्टेट में? तो मध्य प्रदेश में। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। गढ़कटंगा हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, किसके लिए? हाथियों के लिए। यहाँ के हाथियों का दूसरे राज्यों में निर्यात किया जाता था तथा निर्यात के माध्यम से धन कमाया जाता था, मतलब हाथी को बेच के। ठीक है, यह राज्य उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत को जोड़ने का भी कार्य करता था। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी आप ही बताइए इसका क्या आंसर होगा। नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। अगर बता सकते हैं तो कमेंट में दीजिए 61 का आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। मैंने कहानी बता दिया, आप लोग इसका आंसर दीजिए। अब हम चलते हैं 62 नंबर प्रश्न की तरफ। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कृति है? देखिए ये सब चीज जो है थ्योरी बेस है, तो इसलिए इसका थ्योरी जानना जरूरी है। अब जानते हैं एलोरा की गुफा के बारे में। देखिए एलोरा जो है एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। कौन से? राष्ट्रकूट वंश ने। यह अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध था। इन गुफाओं में हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म के मंदिर बने हैं। एलोरा की गुफा 15 में पुरुष सिंह अर्थात विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखलाया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। दशावतार मंदिर, कैलाश मंदिर ये एलोरा से संबंधित है। तो ये कौन सी काल में होगा मेरे प्यारे साथियों? ये होगा राष्ट्रकूट काल। क्या होगा? राष्ट्रकूट काल। अब हम चलते हैं 63 नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए 65 नंबर। एक सेकंड थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया था कुछ। हाँ 64 नंबर शायद नहीं हुआ, यह हुआ, इसके लिए थोड़ा पॉज हो गया था। देखिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित शिलाकृतियों में से किसमें छत्रक सेल पाए जाते हैं? देखिए छत्रक सेल पहले जान लेते हैं होता क्या है। छत्रक सेल एक विशेष प्रकार की आकृतिक है जो मरुस्थलों में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यह सेल रेगिस्तान में वायु के बहाव से सेलों का घिस जाने से एक विशेष आकृति का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? छत्रक सेल कहा जाता है। ठीक है, यह भारत में थार मरुस्थल में पाया जाता है। इसके लिए क्या आंसर होगा? थार मतलब रेगिस्तान। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 65 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? देखिए इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स जानेंगे। ठीक है, देखिए मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, ठीक है, किसकी मृत्यु के पश्चात? औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बंगाल मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, अब समझ रहे हैं ना कौन सा आंसर होगा? ठीक है,
और मुर्शिद कुली खान एक साथ बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा का सूबेदार था। इसने 1704 में बंगाल की राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में हस्तांतरित किया था। तो क्या आंसर होगा? मुर्शिद कुली खान। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। कौन सी शताब्दी में थे? वो 18वीं शताब्दी में। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम चलते हैं 66 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, देखिए सबसे अच्छा ये महाVVI मोस्ट VVI क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, घुमा घुमा के देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक क्षोभ मंडल में। देखिए हम लोग कहाँ कौन से मंडल में रहते हैं? क्षोभ मंडल में, जहाँ क्या होता है मौसम की सभी घटनाएं होती है। ठीक है ना, बिल्कुल होती है इस मंडल में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आगे चलते हैं समताप मंडल। देखिए समताप मंडल में क्या होता है, इसमें एरोप्लेन को उड़ाया जाता है, साथ ही इसमें क्या होता है ओजोन गैस की परत भी होती है। तो क्या होगा समताप मंडल में? इसमें ओजोन गैस की परत, एक के साथ ही इसमें एरोप्लेन भी उड़ाया जाता है। ठीक है, हवाई जहाज जिसको कहा जाता है वो भी उड़ाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब बचा मध्य मंडल। देखिए अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड जो है इस परत में आने के बाद क्या होता है? जल जाता है। ये मंडल मध्य मंडल हो गया है। और उसके बाद बाहरी मंडल होता है, ये क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? आयन मंडल इस परत का एक भाग है। ठीक है, थर्मोस्फेयर। यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए 1 का 4 B का 3, 1 का 4 B का 3, हाँ C का 2 और D का 1। कौन सा ऑप्शन होगा? ये पहला ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। अब हम चलते हैं 67 नंबर प्रश्न की तरफ। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो में अगर वाकई में आप लोगों को लग रहा है मेहनत कर रहे हैं तो कृपया आप अपना स्वेच्छा से लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप स्वेच्छा से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, बहुत ठंड बढ़ गया, बहुत ठंड, क्या बताएं, बहुत इतना ठंड बढ़ गया है, हाथ सब कांप रहा है मेरे प्यारे साथियों। रात में भूत का डर रहता है, अभी हाथ पांव कांप रहा है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ लगातार। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 67 नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए दिख रहा है ना, पूरा पूरी साफ आ रही है। अगर एक बार सुनिए, एक बार और कमेंट में मैंने देखा जो बहुत से बच्चे को एक क्लियर दिखाने में प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए आप लोग सेटिंग में जाके 720 हाई क्वालिटी में कीजिए, तब अच्छा से पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 67 नंबर क्या है। भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, इसका क्या होगा सही जवाब? देखते हैं। वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यह तो बिल्कुल सही होगा। वे भारत के भीतर ही प्रवासी है जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा। तो क्या होगा? एक सही और बी गलत। यहां तक क्लियर। अब हम चलते हैं 67 नंबर प्रश्न की तरफ। रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई। क्यों भाई दी गई? देखिए पंडिता रमाबाई महाराष्ट्र की एक प्रतिष्ठित भारतीय ईसाई समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी। यह भारतीय महिलाओं के उत्थान की प्रबल समर्थक भी थी। ठीक है, रमाबाई संस्कृत की ज्ञाता थी। इन्होंने जिस समय इस भाषा का ज्ञानार्जन किया उस समय महिलाओं को इस प्रकार के भाषा ज्ञानार्जन करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए संस्कृत भाषा की ज्ञान होने के कारण इन्हें पंडिता कहा जाता था। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उसके समय में महिलाओं क्या होता था, इस प्रकार ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। यही उनके लिए एक क्या थी? प्लस पॉइंट थी। ठीक है, अब हम चलते हैं 68 नंबर प्रश्न की तरफ। सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? ये होगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इसके बारे में हम कंप्लीट पहले समझते हैं क्या है। देखिए गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में बिल्कुल निर्णय, उन्हें कहा गया था कि बहादुर शाह जफर जो है मुगल का आखिरी बादशाह होगा, ये तो पता ही है। और क्या हुआ बाद में? इसकी मृत्यु के पश्चात उनके वंशावत जो थे, जो से उसके बाद होता था, उसकी पदवी जो है वो भी खत्म कर दिया। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है,
और इसके समय जो है इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी। यहां तक क्लियर हो गया है मेरे प्यारे साथी। अब हम चलते हैं 70 नंबर प्रश्न की तरफ। औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है मेरे प्यारे साथियों? ये एक सेकेंड, कौन सा कथन गलत है? देखिए, अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया, ये बिल्कुल सही है। गलत पूछ रहा है ना औपनिवेशिक शिक्षा में, तो ये देखो सही गलत पूछ रहा है तो उल्टा पूछ रहा है। तो ये औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा किया, बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार गलती है। पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तकों पर अधिक बल दिया जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार गलत है। बाद में क्या बचा? अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया, ये गलत है। ठीक है, उस टाइम जो था ये गुलाम बना कर रखता था, न कि अधिक मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया था। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 71 नंबर प्रश्न की तरफ। 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए मेरे प्यारे साथियों। इसका क्या जवाब होगा देखते हैं। ब्रिटिश संसद ने, पहला देखते हैं, ब्रिटिश संसद ने 1857 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है? गलत हो गया। आगे चलते यह तय किया गया कि सेना भारतीय सिपाहियों के अनुपात में बढ़ाया जाए ताकि यूरोपीय सिपाहियों की संख्या हो, ये भी गलत है। तो क्या होगा? दोनों ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। अब हम चलते हैं 72 नंबर ऑप्शन पे। आप लोग प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के समूह में, क्योंकि ज्ञान बांटने से घटता नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है, इसलिए लगातार वीडियो को शेयर करते रहिए। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए जहां कहीं भी आपको दिक्कत लगे, गलती लगे, कुछ भी लगे तो आप निसंकोच होकर कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए 72 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रपति नेता कौन थे? ये आंसर देने से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं इसकी थोड़ा डिटेल में। ठीक है, देखिए दक्षिण भारत में जो नमक सत्याग्रह हुआ था मेरे प्यारे साथियों, उसके वयोवृद्ध राष्ट्रीयवादी नेता जो थे सी राजगोपालचारी। ठीक है, और ये स्वतंत्रता भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल तथा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। सी राजगोपाली ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व चिरापल्ली में किया था और भारत में नमक सत्याग्रह 12 मार्च, याद रखिएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। अब हम चलते हैं 73 नंबर प्रश्न की तरफ। ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया था? अब ज्योतिराव के बारे में हम डिटेल जानते हैं। देखिए ज्योतिबा फुले जो थे, जिसको ज्योतिबा फुले भी कहा जाता है और महात्मा फुले भी कहा जाता है, तो उसको ज्योतिबा फुले जो थे महाराष्ट्र के एक भारतीय विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फुले भी कहा जाता था। इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, साथ ही इस पुस्तक में अमेरिकी गृह युद्ध का वर्णन है, जिसमें उन अमेरिकियों का वर्णन है जो गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए भाग लिया था, और इन्होंने 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो इसका क्या उत्तर होगा? तो उन अमेरिकी को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया था। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 74 नंबर प्रश्न की तरफ। भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए मेरे प्यारे साथियों। देखिए, उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते, बिल्कुल कैसे आएगा भाई? सुप्रीम कोर्ट है, ये कैसे हाई कोर्ट है, वो राज्य सरकार के अंतर्गत कैसे आएगा? दूसरा है, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के विचार में बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा? दोनों कथन क्या है? गलत है मेरे प्यारे साथियों। 74 क्या होगा? ए होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 75 नंबर प्रश्न की तरफ। आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिए। ठीक है, निम्नलिखित मर्दों में से कौन सी मर्द कैलिको के नाम से जानी जाती है, जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप लेके आए थे? ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब कैलिको के बारे में हम कंप्लीट पहले जानेंगे, उसके बाद ऑप्शन ढूंढेंगे। ठीक है, और इसके लिए हम कमेंट में आपको बोलेंगे लिखने के लिए। हम 100% दावा के साथ कह रहा हूं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसका थ्योरी समझाता हूं। देखो, कैलिको जो है सूती वस्त्र है। क्या है? सूती वस्त्र। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। भारत के कालीकट नामक नाम पर वहां से इंग्लैंड जाने वाली सूती वस्त्र को कैलिको कहते थे। ठीक है, वहां से इंग्लैंड जाने वाली सूती वस्त्र को क्या कहा था? कैलिको कहते थे। यह भारत का सर्वाधिक निर्यात होने वाला मद था।
इससे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे। ठीक है, पुर्तगाली जो थे भारत से कहाँ ले गए थे, यूरोप ले गए थे। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 76 नंबर प्रश्न की तरफ। एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। मेरे प्यारे साथियों, ये होगा ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करे जो विशेष सीमाओं को पार करके कई प्रत्यक्षों को सिखा सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 77 नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए 77 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी VBA क्वेश्चन है। ठीक है, VBA क्वेश्चन है, ये भी बराबर पूछा जाता है। 77 नंबर देखिए, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे क्षेत्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को क्या कहता है मेरे, ये कहा जाता है ड्रिलिंग, मतलब प्रभेदन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल पहले समझते हैं। एक सेकंड, देखिए विवर्त खनन किसे कहा जाता है। ठीक है, विवर्त खनन यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए खनिज जो कम गहराई में स्थित होते हैं वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, विवर्त खनन कहा जाता है। ठीक है, और एक सेकंड हाँ, कुपकी खनिज किसको कहा जाता है, कुपकी खनिज। ठीक है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है, कुपकी खनिज कहा जाता है। एक चीज और पॉइंट नोट कीजिए, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की खुदाई जो है प्रभेदन विधि से ही किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और उत्खनन क्या होता है, उत्खनन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, उत्खनन कहलाता है। मेरे प्यारे साथियों, अब हम चलते हैं 78वें प्रश्न की तरफ। लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है, संभाव्य उदाहरण है। ठीक है, यहाँ तक क्यों संभाव्य है इसके बारे में समझते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, संभावित संसाधन क्या होते हैं। देखो संभावित संसाधन होते किसको है, देखिए यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इसका उपयोग नहीं किया जाता है। लद्दाख में यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, लेकिन बस नाम के लिए नाम है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ है। अब हम चलते हैं 79 नंबर प्रश्न पे। 89 नंबर प्रश्न पे है, गर्म जल के झरने डैश से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। देखिए ये होगा भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज पहले कंप्लीट करते हैं। देखिए गर्म जल के झरने भूतापीय ऊर्जा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, गर्म जल झरने का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक ताप ऊर्जा से होता है। कहाँ से होता है, आंतरिक ताप ऊर्जा से होता है। भूतापीय ऊर्जा की उत्पत्ति मुख्यतः पृथ्वी सर्वत्र सामान्य यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम आइसोटोप के विकिरण तथा पृथ्वी के कोर में भरे तरल पदार्थ मैग्मा की उपस्थिति से होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं 80 नंबर प्रश्न की तरफ। संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, देखिए यह जो है वाणिज्य के प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया है मेरे प्यारे साथियों। और रोपण कृषि के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए रोपण कृषि जो है कृषि क्षेत्र की अत्यंत विशिष्ट पद्धति है। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, एक ही फसल को खेती में एक बार से अधिक बार बोया जाता है, साथ में जिससे काफी समय तक उपज प्राप्त होती रहती है, जैसे चाय, कहवा, केला आदि। इस कृषि में वृहद पैमाने पर श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है और यह कृषि क्या होता है, वाणिज्यिक होगा। ठीक है, जैसे ही हम बेचने खरीदने के लिए करेंगे तो वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आता है। अब हम चलते हैं 81 नंबर प्रश्न की तरफ। मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है। मेरे प्यारे साथियों, ये होगा बेंगलुरु। ठीक है, देखो अब इसके बारे में जानते हैं। बेंगलोर में आईटी उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। इसके विकास का कारण यहाँ मध्य और शीर्ष स्तर की प्रतिभा की उपलब्धता तथा उनके लिए व्यापक प्रबंधन भी जरूरी है। देखो इसको क्या सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन सिटी कहलाता है और जो है बेंगलोर कर्नाटक राज्य की राजधानी भी है। यहाँ तक क्लियर हो गया है मेरे प्यारे साथियों। अब हम चलते हैं 82 नंबर प्रश्न की तरफ। भारत की विधायिका अंग से अभिप्राय क्या है। मेरे प्यारे साथियों, यह होगा नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। क्या होगा, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। अब इसके बारे में हम कुछ डिटेल जानते हैं क्योंकि बिना थ्योरी से अच्छा नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव भूल जाओगे। ठीक है, देखो राज्य की विधायिका में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं।
कुछ राज्यों के विधानमंडल द्विसदनात्मक होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। विधानसभा एवं विधान परिषद में राज्य सरकार की जनता अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों का चयन करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। और साथ में राज्य की विधायकों में दोनों सदन के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे प्यारे साथियों। अब हम चलते हैं 83 नंबर प्रश्न की तरफ। आप लोग सिर्फ लाइक करिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है मेरे प्यारे साथियों? हाँ, इसका होगा सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 84 नंबर प्रश्न की तरफ। अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देता है मेरे प्यारे साथियों। अब पहले इसके बारे में हम पूर्णतः जांच कर लेते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान होता है। कौन से अनुच्छेद में? 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब बस 5-6 प्रश्न और बच गया है। ठीक है, 85 नंबर पाते हैं। मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए मेरे प्यारे साथियों। क्या होगा देखते हैं। क्या है? भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी है। बिल्कुल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिकों को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वो समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय न्यायपूर्ण है। तो दोनों क्या होगा? सही होगा। इसलिए इसका क्या आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों? ए और बी दोनों सही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 86 से 88 तक, देखते हैं क्या कहता है। निर्देश पढ़ना पड़ेगा। नीचे दिए गए अवतरण को पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहिएदार कुर्सी का उपयोग करने वाले रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल में लगती है। वह प्रत्येक दिन सहायक की प्रतीक्षा करता है जो उसे उठाकर विद्यार्थियों की भीड़ से होकर ले जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम 86 नंबर देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है? देखिए, ये अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है। क्यों भाई? क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 87 नंबर प्रश्न की तरफ। विकलांगता अधिनियम 1995 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है मेरे प्यारे साथियों? यहाँ तक क्लियर। देखिए, इसका सही उत्तर होगा विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य धारा वाली और संयोजिता शिक्षा। ठीक है, उसका पालन विद्यालय नहीं कर रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब चलते हैं 88 नंबर प्रश्न की तरफ। रंजन के प्रति समानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा मेरे प्यारे साथियों? ये होगा एक भूमिका निर्वाह नाटिका। एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हीलचेयर में ले जाए जाने को अनुभव कर सके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे प्यारे साथियों। पक्का? चलिए, बस हो गया। 2 प्रश्न और है। 89 क्या कहता है देखते हैं। किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए मेरे प्यारे साथियों? इसका सही जवाब क्या होगा? कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। ठीक है, स्थापित करने जैसे उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि कारण कार्य संबंध द्वारा ही किसी ऐतिहासिक घटना का तार्किक वर्णन किया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम चलते हैं 90 नंबर प्रश्न की तरफ। आप नए राज पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में अनेक खंड में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। कक्षा 8 हमारे अतीत 2 पृष्ठ संख्या इतना। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षणिक विचार कैसा होना चाहिए? हमारा होना चाहिए जैसा भी होना चाहिए। देखिए, विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? क्योंकि पाठ के अंत में एक जगह पर ही तरंग राजवंश की सूचना दी गई है, न कि सभी जगहों पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसके साथ ही ये समाप्त होते हैं।
सितंबर 2016 का पेपर नंबर 2 सीटेट का। ठीक है, आप लोग अपना प्यार बनाए रहें, पुरजोर से शेयर कीजिए। ठीक है, सभी के पास पहुंचना चाहिए। साथ में लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मैं नेक्स्ट जो है प्रीवियस ईयर अपलोड करके बना रहा हूँ, फिर इसके बाद अपलोड करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज। प्लीज बनाए रहें।